हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि है लोकल गवर्नमेंट। ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, इसका बहुत ही बड़ा रोल रहा है हमारे गवर्नेंस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने में। ठीक है, तो आज हम इसको देखते हैं। और ये जब इंडिपेंडेंस हुआ था ना, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, पर ऐसा नहीं था कि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। ऑल्दो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, पर इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था आर्टिकल 40, जो कि डीपीएसपी का है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 40 आर्टिकल 40 में विलेज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में था, मेंशन था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बना था। जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, जब हम इंडिपेंडेंस ले लिए, उसके बाद बहुत सारी कमिटीज़ का गठन हुआ इसको ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए, एक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें से कुछ कमिटीज़ थी, जैसे BR मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, थुंगन कमेटी। ठीक है, तो हम इस कमिटीज़ के बारे में कभी देखेंगे, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन पार्ट 9 इन 1992। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था ना, उसका गठन कब हुआ? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बना? 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1992 में अमेंड किया गया था। और इसको कहाँ पे एक नया पार्ट में जोड़ा गया, एक नया पार्ट के रूप में जोड़ा गया, पार्ट 9। ठीक है, और इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसको जोड़ा गया तो इसके कुछ आर्टिकल्स तो होंगे ना, तो इसका जो आर्टिकल्स थे वो थे 243 टू 243O, और 11th शेड्यूल एक नया पार्ट जोड़ा गया। ठीक है, ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, ये मेनली लोकल गवर्नमेंट के, इसका क्या रोल था? इसको लाने का मेन उद्देश्य था ना कि हमें हमारे जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको टॉप टू बॉटम के जगह बॉटम टू टॉप अप्रोच लेके आना। मतलब कि हमें जो अपना डेवलपमेंट करना है वो ग्राउंड लेवल से डेवलपमेंट करना है। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल को करना है, जिससे लोकल पीपल को अपनी राइट्स का ध्यान हो। ठीक है, राइट्स और ड्यूटी वो अपना कैसे निभाते हैं, उनको फील हो कि वो इस गवर्नेंस के पार्ट है। ठीक है, तो इसका आर्टिकल कौन सा है? 243 टू 243O, और इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि कहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए, लोकल लेवल के जो पीपल्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। जैसे कि इसमें एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, ये जो डाउन लेवल के, जो लोकल लेवल के जो इश्यूज होते हैं, उसके आधार पर इसके जो सब्जेक्ट्स है वो 29 थे। और जब इसका गठन हुआ था ना, तो कुछ कंपलसरी प्रोविजन दिया गया और कुछ वॉलंटरी प्रोविजन दिया गया। जो कंपलसरी प्रोविजन थे ना, उसका मतलब था कि ये होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो सम कंपलसरी प्रोविजन विच आर ऑब्लिगेटरी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट टू इनकॉर्पोरेट इन देयर रिस्पेक्टिव एक्ट। तो ये जो कंपलसरी प्रोविजन था ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेट्स करती, स्टेट गवर्नमेंट को ऑब्लिगेटरी बनाती थी कि आपको ये इनकॉर्पोरेट करना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने के लिए, उसका गठन करने के लिए, उसको एक गवर्नेंस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो उसका जो सबसे पहला पार्ट था ग्राम सभा था। ठीक है, establishment of ग्राम सभा at village level comprising of person registered in electoral rules। इसमें प्रोविजन दिया गया था कि सारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होंगे, पंचायत लेवल पे एक ग्राम सभा होगी। और ग्राम सभा क्या थी? ग्राम सभा एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में था, मतलब जिनका एज 18 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो ग्राम सभा के पार्ट बन सकते थे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3-tier सिस्टम, और बलवंत राय मेहता कमेटी जो पहली कमेटी थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वो 3-tier सिस्टम होना चाहिए। 3-tier सिस्टम का मतलब कि एट द विलेज लेवल
इंटरमीडिएट लेवल मतलब ब्लॉक लेवल, और नेक्स्ट कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने इसमें एक एक्सेप्शन भी डाला गया, एक्सेप्शन भी था इसमें, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पंचायती राज का जो सिस्टम डाला गया उसमें एक एक्सेप्शन डाला गया कि जहाँ जिस भी स्टेट का, जिस भी जगह का वेयर द पॉपुलेशन इज लेस देन 20 लाख देयर पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। और जहाँ पर जो पॉपुलेशन होंगे वो 20 लाख से कम होंगे, वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। रिजर्वेशन, SC/STs in proportion of their population to total population of that पंचायत एरिया। इसमें रिजर्वेशन का भी प्रोविजन किया गया, जिसका श्रेय था कि जो भी वहाँ के लोकल लेवल पर, और वहाँ पे हमें तो पता ही है कि हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी जो सोसाइटी है वो कास्ट हायरार्की है वहाँ पर। ठीक है, जनरल, OBC, SC, STs, और जो ऐसे कास्ट हायरार्की है तो वहाँ पे जो लोकल पीपल, जो लोअर लेवल के जो पीपल है, जो लोअर कास्ट के जो पीपल है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, इक्वालिटी सेम प्लेइंग लेवल प्रोवाइड करने के लिए उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। और जो SC/STs थे उनके रिजर्वेशन की उनका रिजर्वेशन का क्या प्रोविज़न था कि उनको उसी प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन दिया गया, उनका जो पॉपुलेशन है और टोटल पॉपुलेशन उस एरिया के, उस प्रोपोर्शन में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। देयर इज ऑल्सो रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द PRIs एट ऑल लेवल। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो मेंबर्स है उसमें ही उनको रिजर्वेशन मिलेगा, जो भी पंचायत लेवल का जो चेयरमैन होगा, ठीक है, जो ऑफिस ऑफ चेयरमैन होगा PRIs लेवल का, जैसे ब्लॉक, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनके जो चेयरमैन होंगे वहाँ पे भी रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वुमेन। वुमेन आपको पता ही है कि एक वल्नरेबल सेक्शन है। ठीक है, और जो हमारी सोसाइटी है ना वो पैट्रियार्कल नेचर से बहुत ज़्यादा ही ग्रसित है। हम हमेशा वुमेन को ना साइडलाइन मानते हैं। ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन को वैल्यू नहीं देते हैं, तो इसीलिए उनको प्रमोट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। और उनके जो रिजर्वेशन का प्रोविजन था वो 1/3 रिजर्वेशन था वुमेन का टोटल सीट्स में। ठीक है, ऑल्सो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन। और ये जो रिजर्वेशन था ना कि सिर्फ मेंबर के लिए था बल्कि चेयरपर्सन के लिए भी था। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ। नेक्स्ट देखते हैं टर्म ऑफ पंचायत, 5 years एट एवरी लेवल, हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 year। और जो पंचायत का जब टर्म्स होगा, टेन्योर होगा, वो कितना होगा, 5 साल का होगा। ठीक है, ऊपर ऐसा नहीं था कि वो रिजल्टली 5 साल को फॉलो, मतलब अगर इसके पहले भी वो डिवॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, हो सकता है। ठीक है, तो फिर से री इलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर और बीइंग चोजन, ही इज डिसक्वालिफाइड। मेंबर डिसक्वालिफाइड कैसे हो सकता है, इसमें डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर का भी प्रोविजन है कि वो डिसक्वालिफाइड कैसे होगा, अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई भी जो मेंबर है, ठीक है, वो डिसक्वालिफाइड कैसे होगा, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई लॉ बनाया गया है और उसके लिए वो डिसक्वालीफाई है तो वो पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, वो उसके लिए भी डिसक्वालीफाइड होगा। अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसर्न। और इस इलेक्शन का जो टाइम होगा, पीरियड होगा, उस टाइम पे भी अगर कोई स्टेट इलेक्शन के टाइम पे भी जो भी लॉ होगा और उसको अगर वो डिसक्वालीफाई करता है तो वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा। एज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, जो एज होगा वो कौन से, मतलब वैसे कौन से पीपल होंगे जो इस एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनका एज क्या होना चाहिए, उनका एज 21 ईयर्स होना चाहिए, ये मिनिमम एज है। ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन and control of the preparation of the electoral rolls and conduct of all election to the panchayat shall be vested in state election commission। और ये कंपलसरी प्रोविजन में स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी जो डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट होता है उसको कंपलसरी बनाया गया।
आप लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ का इलेक्शन करता है, वो सेंट्रल और स्टेट लेवल का जो इलेक्शन होता है, एमपीज एमएलए का इलेक्शन करता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका इलेक्शन करता है, ठीक है। लेकिन अगर जो पंचायत जो लोकल गवर्नमेंट है उसके इलेक्शन के लिए अलग से प्रोविजन दिया गया कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है, फॉर द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, इसका जो फॉर्मेशन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किसके लिए, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल लॉज। और जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इलेक्टोरल लॉज और उसका सुपरिंटेंडेंस क्या डायरेक्शन होना चाहिए, उसका जो कंट्रोल है वो सब किसके कंट्रोल में होगा, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होगा। एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन पंचायत शैल बी वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। और जो पंचायत लेवल का जो भी इलेक्शन होगा वो किसके अंदर होगा, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर होगा। फिनांस कमीशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट इन एवरी 5 years बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। और कंपल्सरी प्रोविजन में फाइनेंस कमीशन को भी एक कंपल्सरी बॉडी बनाया गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन को। और ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश है, गवर्नर के द्वारा, ठीक है। किस चीज के लिए, टू रिव्यू द फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन क्या है पंचायत का, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेज इन रूरल इंडिया। पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है ना वो लोकल लेवल को, लोकल पीपल को सेल्फ गवर्नेंस को प्रोमोट करने के लिए बनाया गया। और ये जो लोकल सिस्टम है, लोकल गवर्नेंस सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ये किसके से, ये हमारे जो गांधी जी थे, ये गांधीयन फिलॉसफी पे बेसिस थे। गांधी जी हमेशा कहते थे ना कि कोई भी कंट्री तभी ग्रो कर सकती है जब उसके लोकल पीपल ग्रो करें, जब उसका विलेज डेवलप्ड हो, ठीक है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि जो इंडिया है ना वो विलेज में लाइक करता है। और हमें पता है कि आज भी 65% पॉपुलेशन जो इंडिया का है वो विलेज में रहता है। तो जब तक हमारे जो लोकल पीपल होगा, लोकल गवर्नमेंट होगा, वो स्ट्रेंथन नहीं होगा, हम कंट्री का ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ पीआरआईज देख लेते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पॉलिटिकल इम्पोर्ट एज इट लेड टू एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एट ग्राउंड लेवल। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये ना पीपल्स को एम्पावर्ड करता है, उनको बताता है, उनके लिए ये अवेयर करता है कि उनका क्या रोल है गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है। ये एक बेस क्रिएट करता है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो बेस क्रिएट करता है कंट्री की डेवलपमेंट का। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू ग्रास रूट लेवल ऑफ पीपल एंड स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो डेमोक्रेसी है ना हमारा, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है, इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाता है, ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ग्रास रूट लेवल। और ये जो ग्रास रूट लेवल के पीपल हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, किस में, इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम के लिए। और उनके अंदर जो डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट होता है उसको स्ट्रेंथन भी इस तरह से वो स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इट लीड टू इमरजेंस ऑफ लोकल लीडर। और ये पंचायती राज का सबसे खूबसूरत पार्ट है कि ये अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को अवेयर करता है, उनको एक लीडर के रूप में उभारता है, ठीक है। तो ये हमारी डाइवर्सिटी को और ज़्यादा प्रमोट करता है, निखारता है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एज ऑल एलिजिबल वोटर्स ऑफ द विलेज कैन पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा। जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्राम सभा जो एक कंपलसरी प्रोविजन बनाया गया है इलेक्शन पीआरआईज के लिए, तो उसमें जो लोग भी वोट दे सकते हैं, जो भी एलिजिबल वोटर्स होंगे, वो इलेक्टोरल रोल्स के पार्ट्स हो सकते हैं, वो एक ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सोशल बेनिफिट क्या हो सकता है, इंक्लूसिवनेस एज इट इज बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, क्लास और सेक्स। और ये बहुत खूबसूरत है कि हमारी इंक्लूसिविटी को बढ़ाता है, डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, क्योंकि ये किसी डिस्क्रिमिनेशन पे बेसिस नहीं। जैसे कि हमारी सोसाइटी पहले कितनी हायरार्की, जब आज़ादी से पहले हमारी सोसाइटी हायरार्की लेवल पे डिवाइड थी, कास्ट, क्लास, सेक्स, ठीक है। तो ये इसको ख़त्म करते हैं, एक यूनिकनेस को प्रदान करता है, ये सब में एक इंडियननेस को जनरेट करता है कि सब इक्वल हैं,
ठीक है, और सभी पार्ट ले सकते हैं गवर्नमेंट को चुनने में, ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एम्पावरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन एज इट हैज़ रिजर्वेशन फॉर SC STs एंड वुमेन। जैसे कि मैंने बताया कि ये कंपलसरी प्रोविजन बनाया गया है कि जो STs हैं, SCs हैं, वुमेन्स है, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है उनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, जिससे कि वो अपने उनके लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जा सके और वो खुद को आइसोलेट ना फील करें, ठीक है। Environment conservation, as local people are more connected to the environment, so they would ensure protection of environment in more sustainable way। आजकल जो क्लाइमेट चेंज का इश्यूज बढ़ते जा रहा है और हम इकोसेंट्रिक लेवल पर डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जो हमारा जो ग्रोथ सिस्टम है, हमारा जो डेवलपमेंट सिस्टम है वो इकोसेंट्रिक होना चाहिए। और ये इकोसेंट्रिक कब होगा? ये इकोसेंट्रिक तब होगा जब हम लोकल पीपल को पार्टिसिपेट करेंगे, किस में? पॉलिसीज मेकिंग में, जिससे वो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। लोकल पीपल जो होते हैं उनको आइडियाज़ होता है कि जो भी रीज़न है, जो भी इन्वायरमेंट रीज़न है, उसको कैसे डेवलप किया जा सके, कैसे प्रमोट किया जा सके। तो उनका पार्टिसिपेशन जो होगा पॉलिसीज मेकिंग में, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, बी इट इन्वायरमेंट और एंथ्रोपोजेनिक, कैन बी मैनेज्ड इन एफिशिएंट वे। और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इनको पता है कि डेवलपमेंट और डिजास्टर के बीच में कौन सी लाइन खड़ी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्रदान करते हैं किस में? डिजास्टर मैनेजमेंट में, चाहे वो इन्वायरमेंट डिजास्टर हो और एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर हो। वुमेन एम्पावरमेंट, एज दे हैव 1/3 representation, so they would more empowered by टेकिंग पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। हमें पता है ना कि हमारी जो सोसाइटी वो पैट्रियार्कल बेस्ड है, तो जो वुमेन होती है ना, हम उनको ज़्यादा एफिशिएंट नहीं मानते हैं, हम उनको हमेशा चीज़ों से दूर रखते हैं, पार्टिसिपेशन से दूर रखते हैं। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट का सिस्टम, जो 1/3 जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये वुमेन को एम्पावर्ड करता है, उनके अंदर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, उनको प्रमोट करता है कि दे कैन टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, they can be representative of the people, ठीक है। तो वो उनको एम्पावर्ड करता है, उनको प्रमोट करता है, और ये आगे चल के जिससे हमारे जो आधी जनसंख्या, हमारे आधा जो पॉपुलेशन है, उनके डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। और जैसे कि हमें IMF ने फोरकास्ट किया था कि अगर हम अपने आधे पॉपुलेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प लें तो हमारी जो GDP है वो 27% ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। तो इसका जो हम रोल है, हम देख पा रहे हैं कि वुमेन का कितना बड़ा रोल है, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको हेल्प कर रहा है प्रमोट करने में वुमेन के ग्रोथ को, उनको एम्पावरमेंट के लिए। इकोनॉमिक बेनिफिट, बॉटम टू टॉप अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, सच एज रोड, सैनिटेशन एंड वाटर फैसिलिटीज। जो मेनली जो हमारी ग्रामीण सेक्शन है ना, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो जो टाइम लगता है एग्रीकल्चर ग्रेन को मार्केट तक आने में वो कम होगा, ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। तो इस तरीके से ये एक एग्जांपल है, जैसे हम समझ पा रहे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसका क्या रोल हो सकता है अगर उसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रोड डेवलपमेंट, सैनिटेशन और वाटर फैसिलिटीज़ को डेवलपमेंट अगर रोल प्ले करे, तो हमारी जो गवर्नमेंट की जो हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है ना, उसको प्रमोट की जा सकती है, उसको अधिक किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉलेंट्री प्रोविजन, रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो वॉलेंट्री प्रोविजन है वैसा प्रोविजन होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस प्रोविजन को लाए और ना लाए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक रिजर्वेशन ऑफ सीट एट पंचायत एट एनी लेवल और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड क्लास के लिए लाए और ना लाए, चाहे वो मेंबरशिप लेवल पे हो और चेयरमैनशिप लेवल पर हो। Power and function that is necessary to function as self-government is endowed by state
लेजिस्लेचर। जो पावर और फंक्शन जो होता है ना, वो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पावर डिवॉल्व करते हैं, किसको, पीआरआईज को। और ये एक टाइप का वीकनेसेस भी बोल सकते हैं। हम देखेंगे कि जो पीआरआईज होते हैं उनके पास बहुत कम पावर होता है, जिसकी वजह से उनका जो फंक्शन होता है ना वो हैम्पर्ड होता है। तो दैट इज़ नेसेसरी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कितना पावर देते हैं पीआरआईज के, उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। ऑडिट ऑफ अकाउंट फॉर दिस स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक प्रोविजन। और उनका जो अकाउंट होता है, उनकी जो ऑडिटिंग की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, लेजिस्लेचर के द्वारा। तो स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करता है, डिसाइड करता है कि वो एक प्रोविजन लेके आता है कि उनकी ऑडिटिंग कैसे की जाएगी। फिनांसेस, द स्टेट लेजिस्लेचर may authorize a panchayat to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees, and also provide for making grant in aid to the panchayat from the consolidated fund of the state। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना, वो ऑथराइज करता है पंचायत को कि उनको किस चीज़ पे इस टैक्स को लेवी करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है। तो ड्यूटीज, टोल, ये सारे जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज करता है, किसको, पंचायत को। एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट टू एड टू द पंचायत फ्रॉम। और स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है कि उनको कितना ग्रांट प्रोवाइड करना चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं ना कि ये एक उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर का मन डिसाइड करता है। तो इसकी वजह से ये एक निगेटिव अफेक्ट डालता है उनके फंक्शंस पे। रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन पंचायत। और किसी पार्लियामेंट के मेंबर और स्टेट एमएलएस और एमपी का जो मेंबरशिप पंचायत में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, ये भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। एग्जेम्प्टेड स्टेट, ऑल्दो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हम मतलब पूरे कंट्री में है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। एग्जेम्पशन का मेन रीजन है ना कि वहाँ के जो ट्राइबल्स पीपल हैं उनको ग्रोथ हो सके, उनके ग्रोथ, उनकी एथनिसिटी को हैम्पर ना किया जाए, वो अपना ग्रोथ खुद से करें और खुद को, खुद के जो कल्चर है, खुद की जो एथनिसिटी है उसको बनाए रखे, उसको प्रमोट कर सकें। ठीक है। और खुद को आइसोलेट ना फील करें। एज अ प्रोविजन ऑफ पीआरआई एक्ट नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड Mizoram and other areas such as scheduled and tribal area in the state, hill areas of Manipur for which district council exists, and Darjeeling district of West Bengal, Darjeeling Gorkha Hill Council presence। तो कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे पीआरआईज को एग्जेम्प्ट किया गया है। उनमें से कौन कौन से रीजन है, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। यहाँ पर जो पीआरआईज है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। और कुछ एरियाज भी हैं जहाँ पे पीआरआईज का एग्जेम्पशन है, जैसे कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट। जो स्टेट का जो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज होते हैं उन वहाँ पे भी जो पीआरआईज है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। हिल एरियाज ऑफ मणिपुर फॉर विच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट। जो हिली रीजन है ना मणिपुर का, वहाँ पे भी एग्जेम्प्टेड है क्या चीज़, पीआरआईज, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। एंड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो नॉर्दर्न रीजन जो सिक्किम से टच करता है, वो भी एग्जेम्प्टेड है किस चीज़ से, पीआरआई से। और उसके लिए अलग से एक प्रोविजन है, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल प्रेजेंस है, जो वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। कल हम इश्यूज विथ लोकल गवर्नमेंट को देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।